हेलो एवरीवन। बीएससी पार्ट द्वितीय के भौतिक रसायन या फिजिकल केमिस्ट्री के इकाई नंबर 1 में हम अब तक सीपी व सीवी में संबंध पढ़ चुके हैं। उसके बाद में इसी इकाई का अगला टॉपिक है जूल का नियम। गैस का निर्वात की परिस्थितियों में प्रसार करने पर ताप अपरिवर्तित रहता है। सामान्य परिस्थितियों में गैसीय प्रसार शीतलन प्रदर्शित करता है, लेकिन अगर निर्वात की परिस्थितियों में गैस का प्रसार किया जाए तो ताप अपरिवर्तित रहता है, अर्थात dt = 0। आदर्श गैस का निर्वात में किया गया प्रसार कार्य शून्य होता है। आदर्श गैस का निर्वात में किया गया प्रसार कार्य शून्य होता है, क्योंकि निर्वात में बाह्य दाब शून्य होने के कारण प्रसार कार्य को निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है। प्रसार कार्य का सूत्र है del W = -Pdv। चूँकि निर्वात में किया गया प्रसार अनुत्क्रमणीय होता है, अतः इसे हम इस तरीके से लिखते हैं del W = -P external × dV। यहाँ पर दिया गया P बाह्य दाब है, न कि पात्र में भरी हुई गैस का आंतरिक दाब। ये आपको ध्यान रखना है। और चूँकि बाह्य दाब निर्वात की परिस्थितियों में शून्य है, अतः किया गया कार्य del W भी शून्य होता है। और अगर del W शून्य है तो आदर्श गैसों के अणुओं के मध्य आकर्षण प्रतिकर्षण न होने के कारण ताप में भी परिवर्तन शून्य हो जाता है, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन शून्य रहती है। dt = 0 है, अतः स्थिर ताप पर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है, अर्थात dE भी 0 होगा। इसलिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि Q = dE - W होता है, अतः D = del Q + del W के रूप में लिख सकते हैं। चूँकि यहाँ पर किया गया कार्य शून्य है, क्योंकि बाह्य दाब 0 है, तथा आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन भी शून्य है, क्योंकि ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसके मान समीकरण में रख दिए जाएं तो del Q भी 0 होगा। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होने पर ऊष्मा परिवर्तन भी शून्य होता है। महत्वपूर्ण बात है कि यदि उस निर्वात की परिस्थितियों में आदर्श गैस का प्रसार किया जाता है तो ताप स्थिर रहता है, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन स्थिर रहता है, और उसी के साथ किया ऊष्मा में परिवर्तन भी शून्य रहता है। आदर्श गैसों हेतु अगर यह अनुत्क्रमणीय प्रसार की श्रेणी में आता है, जो dt = 0, dE = 0 तथा dQ भी 0 होता है। सामान्यतः आंतरिक ऊर्जा ताप व आयतन का फलन है। साथ ही आंतरिक ऊर्जा अवस्था फलन होने के साथ निम्न प्रकार दर्शाई जाती है, अर्थात आंतरिक ऊर्जा फंक्शन है T और V का। इसमें सूक्ष्म परिवर्तन को हम निम्न रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। dE = del E del T × dV dt at constant volume plus del E del V at constant temperature into dV, या dE = CV × dt plus dE/dV या del E/del V at constant temperature into dV। आदर्श गैस के निर्वात में अनुत्क्रमणीय प्रसार में dt का मान शून्य होता है, इसलिए आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन भी शून्य होती है। अतः dE dV एट कांस्टेंट टेम्परेचर भी शून्य होगा, अर्थात स्थिर ताप पर आयतन में परिवर्तन आंतरिक ऊर्जा को परिवर्तित नहीं करता है, अतः परिवर्तन शून्य होगा। लेकिन CV व dV का मान शून्य नहीं होता है। ये खास बात है, CV भी शून्य नहीं होता है, dV भी शून्य नहीं होता है, लेकिन ये घटक जो दिया गया है ये शून्य हो जाता है, dE शून्य हो जाता है। उपयुक्त सूत्र में मान रखने पर ऊपर जो दिया गया है dE = CV × dt प्लस del E del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू dV, इसमें मान रखा जाए तो dE चूँकि शून्य है, CV अपरिवर्तित रहता है, स्थिरांक है, इंटू dt ताप में परिवर्तन भी शून्य है, प्लस del E del V कांस्टेंट टेम्परेचर ये भी अभी बता चुके हैं शून्य है,
प्लस डी इंटू डी वी। उपयुक्त समीकरण में तीनों घटक शून्य होने के कारण संपूर्ण मान शून्य के बराबर हो जाता है। तो उपयुक्त प्रक्रिया से स्पष्ट है कि आंतरिक ऊर्जा ताप का फलन है, लेकिन आयतन का नहीं, क्योंकि केवल ताप में परिवर्तन शून्य होने पर आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन शून्य होता है, चाहे आयतन में परिवर्तन न हो। अर्थात आयतन स्थिर भी रहता है और ताप में परिवर्तन नहीं होता है तो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन शून्य होगा। इसलिए आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन केवल ताप का फलन है, आयतन का फलन नहीं। अतः ऊपर दिए गए पद में आंतरिक ऊर्जा E इज ए फंक्शन ऑफ टीवी के स्थान पर हम सिर्फ फंक्शन ऑफ टी लिख सकते हैं, अर्थात आंतरिक ऊर्जा केवल ताप का फलन है। यही जूल का नियम है, अर्थात जूल के नियमानुसार आंतरिक ऊर्जा केवल ताप का फलन होता है। इसलिए प्रारंभिक परिभाषा वापस पढ़ सकते हैं कि आदर्श गैस या गैस का निर्वात की परिस्थितियों में प्रसार करने पर ताप अपरिवर्तित रहता है और इसीलिए आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन भी शून्य होता है। इसी को हम जूल का नियम कहते हैं। नेक्स्ट है जूल थॉमसन प्रभाव। ये आप पढ़ चुके हैं पहले ही, 11th क्लास के अंदर भी आ चुका है। और इस जूल थॉमसन प्रभाव के अंदर संपीड़ित गैसों को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर सूक्ष्म छिद्र से स्वतंत्र प्रसारित किया जाता है तो गैस का ताप घटता है या शीतलन होता है। इसे ही जूल थॉमसन प्रभाव कहते हैं। इसका सामान्य दैनिक जीवन में उपयोग आप इस तरीके से दर्शा सकते हैं कि गाड़ी या मोटरसाइकिल या साइकिल या फुटबॉल के अंदर भरी हुई उच्च दाब पर गैस को यदि बाहर निकाला जाता है तो अंदर से निकलने वाली गैस हाथ के संपर्क में आने पर हाथ को ठंडक प्रदान करती है। अर्थात फुटबॉल में भरी हुई संपीड़ित गैस उच्च दाब पर है, जबकि वायुमंडलीय दाब उसकी तुलना में कम है। और जैसे ही हम एक सूक्ष्म छिद्र से पिन द्वारा इस गैस को बाहर निकालते हैं तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित गैस स्वतंत्र प्रसारित होने के कारण हाथ में ठंडक उत्पन्न करती है, अर्थात अपने आसपास के वातावरण को ठंडा कर देती है। इसी को हम जूल थॉमसन प्रभाव कहते हैं। आदर्श गैसें जूल थॉमसन प्रभाव नहीं दर्शाती है। खास बात है कि आदर्श गैस जूल थॉमसन प्रभाव नहीं दर्शाती, केवल वास्तविक गैसें ही जूल थॉमसन प्रभाव प्रदर्शित करती है, क्योंकि आदर्श गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं होता है। सामान्य गैस प्रसारित होने के लिए बाहर से या गैसों के अणुओं से ऊर्जा प्राप्त कर प्रसारित होती है। ऊर्जा में कमी से शीतलन उत्पन्न होता है। चूँकि संपीड़ित गैस में अणुओं के मध्य आकर्षण बल उपस्थित है, जैसे ही ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित होती है तो अणुओं के मध्य आकर्षण कम होता है या आकर्षण टूटता है, जिसको तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा परिपार्श्व से या जहाँ गैस लीक हो रही है वहाँ से ली जाती है, या हाथ उसके संपर्क में है तो हाथ से ऊष्मा लेकर के गैसीय अणुओं के मध्य प्रसार होगा, अर्थात उनका आकर्षण टूटेगा और इसीलिए शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है। जूल थॉमसन प्रयोग। अगर जूल थॉमसन प्रभाव पूछा जाता है 1 नंबर में तो आपको यहाँ तक ये प्रक्रिया बतानी है, ऊपर वाला पैराग्राफ 1, 2 और 3। और अगला है जूल थॉमसन प्रयोग। यह रुद्धोष्म परिस्थितियों में संपन्न होता है। रुद्धोष्म परिस्थितियाँ अर्थात ऐसी परिस्थितियाँ जिसमें परिपार्श्व तथा निकाय के मध्य न तो पदार्थ और न ही ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। रुद्धोष्म परिस्थितियों में आप चित्र में देख सकते हैं, रुद्धोष्म परिस्थितियों में 2 पिस्टन लगा रखे हैं। इन पिस्टनों के मध्य एक सरंध्र डॉट लगा रखा है और इस सरंध्र डॉट जो लगा रखा है, इस सरंध्र डॉट से वायु प्रसारित हो सकती है बाएं से दाएं और दाएं से बाएं। इस 2 पिस्टन में बाईं ओर का पिस्टन स्थिति ए पर है, दाईं ओर का पिस्टन ए डैश स्थिति पर है। जैसे ही पिस्टन ए को दबाया जाता है या बाह्य दाब लगाया जाता है तो बाईं और लेफ्ट साइड के पिस्टन के अंदर भरी हुई वायु पर उच्च दाब उत्पन्न होगा और ये उच्च दाब से गैस इस सरंध्र डॉट से होते हुए निम्न दाब की ओर अर्थात ए डैश पिस्टन की ओर प्रवाहित होती है, जिससे ए डैश पिस्टन हट करके B1 की ओर प्रसारित हो जाता है,
तथा लेफ्ट साइड में ए से बी की ओर पिस्टन संपीड़ित होता है, अर्थात बाईं ओर से उच्च दाब से संरंध्र डॉट से होते हुए गैस निम्न दाब की ओर ए डैश से बी डैश की ओर प्रसारित होती है। इसे रुद्धोष्म परिस्थितियों में संपन्न किया जाता है, जिसमें प्रारंभिक अवस्था में आंतरिक दाब बाईं ओर की बात कर रहे हैं P1 है। प्रारंभिक आयतन यदि V1 है तो किया गया कार्य यहाँ पर W इक्वल टू P1 V1 के बराबर होगा, जिसे हम संपीड़न कार्य कहते हैं। अर्थात बाईं ओर A से B की ओर गैस को संपीड़ित करने पर हुआ कार्य W इक्वल टू P1 V1 के बराबर होगा। दाईं ओर अंतिम अवस्था में अंतिम दाब P2, अंतिम आयतन V2 है, तो प्रसार में अर्थात A डैश से B डैश की ओर पिस्टन के प्रसार में किया गया प्रसार कार्य W बराबर माइनस P2 V2 के बराबर होगा। तो संपीड़न कार्य बाएं पिस्टन में P1 V1, प्रसार कार्य दाएं पिस्टन में P2 V2। अंतर करने के लिए प्रसार कार्य के आगे P2 V2 के आगे माइनस का चिन्ह लगाया जाता है। घर्षण रहित व द्रव्यमान रहित पिस्टन पर बाह्य दाब लगाने से बाईं ओर के निकाय से गैस रुद्धोष्म परिस्थितियों में संरंध्र डाट से होते हुए दाएं निकाय में प्रसारित होती है। अतः बाएं निकाय में संपीड़न तथा दाएं निकाय में प्रसार होता है। तो बाएं निकाय में संपीड़न कार्य को P1 V1 और दाएं निकाय में प्रसार कार्य को माइनस P2 V2 के रूप में दर्शाते हैं। रुद्धोष्म परिस्थितियों में प्रसार में किया गया कुल कार्य संपीड़न कार्य और प्रसार कार्य के योग के बराबर होगा, जिसे हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। डेल W अर्थात किया गया कुल कार्य बाईं ओर के पिस्टन में किए गए संकुचन कार्य P1 V1 प्लस दाईं ओर किए गए प्रसार कार्य माइनस P2 V2 के योग के बराबर होगा। और रुद्धोष्म परिस्थितियों में ऊष्मा परिवर्तन चूंकि डेल Q इक्वल टू 0 है, अतः ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से DE इक्वल टू डेल Q प्लस डेल W, जहाँ पर डेल Q 0 है, अतः DE डेल W के बराबर होगा, जो कि E2 माइनस E1 इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 के बराबर। यहाँ पर डेल W का मान समीकरण 1 से रखा गया है। इसको यदि पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो E2 प्लस P2 V2 को बाईं ओर से दाईं ओर से बाईं ओर लेके आते हैं तो चिन्ह बदल कर ये हो जाएगा P2 V2, और E1 को बाईं ओर से दाईं ओर लेके आते हैं तो ये हो जाता है प्लस E1। तो दोनों तरफ E2 प्लस P2 V2 इक्वल टू E1 प्लस P1 V1 हो जाएगा, जिसे हम नए ऊष्मा गतिकी चर एंथैल्पी के रूप में लिख सकते हैं। H2 इक्वल टू H1 और H2 माइनस H1 किया जाए तो ये शून्य हो जाएगा, अर्थात एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात रुद्धोष्म परिस्थितियों में यदि संरंध्र डॉट से होते हुए गैसीय प्रसार किया जाता है तो यह प्रसार आइसो एंथैल्पिक या सम एंथैल्पिक प्रकृति का होता है। नीचे लिखा भी गया है, रुद्धोष्म प्रक्रम सम एंथैल्पी प्रक्रम होते हैं, अतः डेल Q 0 है तो डेल H भी इसमें शून्य होता है। ये जूल थॉमसन प्रयोग है और इससे हम सिद्ध करते हैं कि रुद्धोष्म परिस्थितियों में गैसीय प्रसार सम एंथैल्पी प्रकृति का होता है। अब हम ले रहे हैं जूल थॉमसन गुणांक। इसको प्रदर्शित किया जाता है म्यू जे टी के द्वारा। सम एंथैल्पिक प्रक्रम में दाब के साथ ताप में होने वाले परिवर्तन को जूल थॉमसन गुणांक कहा जाता है। सम एंथैल्पिक प्रक्रम में दाब के साथ अर्थात दाब परिवर्तित करने पर ताप में कितना परिवर्तन होता है उसको दर्शाने के लिए जूल थॉमसन गुणांक का उपयोग किया जाता है, जिसे हम इस रूप में दर्शाते हैं म्यू जे टी अर्थात जूल थॉमसन गुणांक बराबर डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी। अर्थात एंथैल्पी की स्थिर परिस्थितियों में
दाब में परिवर्तन करने पर ताप में कितना परिवर्तन होगा उसको दर्शाने के लिए इस घटक का उपयोग किया जाता है, जिसे जूल थॉम्सन गुणांक कहते हैं। इसे निम्न प्रकार भी दर्शाया जाता है, ये प्रत्येक सूत्र के रूप में हम लिख सकते हैं। म्यू जे टी इक्वल टू 1/CP इंटू डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों ही समीकरण जूल थॉम्सन गुणांक को प्रदर्शित करते हैं। जहां प्रयुक्त किया गया Cp स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता को प्रदर्शित करता है और डेल H एंथैल्पी परिवर्तन है, T को स्थिर रखकर दर्शाया जाता है। अर्थात एंथैल्पी स्थिर है तो दाब के साथ ताप में परिवर्तन होगा समीकरण 1 के अनुसार, और यदि ताप स्थिर है तो दाब में परिवर्तन के साथ एंथैल्पी में भी परिवर्तन होगा, जिसको हम डेल एच के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जूल थॉम्सन गुणांक को वैन डर वाल स्थिरांकों ए और बी के रूप में भी निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। म्यू जे टी इक्वल टू 1/CP ब्रैकेट में 2A/RT, और इसमें से घटाना है आपको B, जहाँ पर A अंतर आणविक आकर्षण को प्रदर्शित करता है तथा B गैसीय अणुओं द्वारा किया गया प्रसार प्रदर्शित किया जाता है। तो गैसीय अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन है और A अंतर आणविक आकर्षण को दर्शाता है। ये अणुओं के मध्य आकर्षण को A से और B को हम, ये दोनों ही A और B स्थिरांक वैन डर वाल स्थिरांक कहलाते हैं, और ये वास्तविक गैसों के वैन डर वाल समीकरण में स्थिरांकों के रूप में प्रयुक्त किए गए हैं। मान भी इनका वही रहेगा और मात्रक भी वही रहता है। और समीकरण नंबर 3 वैन डर वाल स्थिरांकों के रूप में जूल थॉम्सन गुणांक को प्रदर्शित करता है। यदि एग्जाम के अंदर जूल थॉम्सन गुणांक पूछा जाता है तो आप इसको समीकरण 1, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 तीनों से या किसी एक से प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, इसमें जो जो घटक या जो जो प्रतीक काम में लिए हैं उन प्रतीकों की प्रकृति भी आपको साथ में बतानी है, उसका अर्थ भी साथ में लिखना है। यहाँ पर R पहले बताए अनुसार गैस नियतांक है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल के रूप में लिखा गया है, और इसे हम 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल के रूप में भी दर्शाते हैं। और कैपिटल T यहाँ पर परम ताप जो केल्विन में दर्शाया जाता है के रूप में लेते हैं। जूल थॉम्सन गुणांक के आधार पर सामान्य ताप पर गैसें 3 प्रक्रियाएं प्रदर्शित करती है। हम सामान्य गैसों की बात कर रहे हैं, और जूल थॉम्सन गुणांक के सापेक्ष 3 प्रकार की गैसें प्रदर्शित की जाती है, या 3 प्रक्रियाएं दर्शाने वाली वास्तविक गैसें होती है। उसमें पहली है, यदि समीकरण 3 के अनुसार हम प्रदर्शित करें 2A/RT का मान यदि B से ज़्यादा है तो घटक धनात्मक होगा, अतः जूल थॉम्सन गुणांक धनात्मक रहेगा। इस प्रकृति की गैसें रुद्धोष्म परिस्थितियों में प्रसारित करने पर शीतलन प्रभाव प्रदर्शित करती है, जिससे धनात्मक जूल थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। अर्थात यदि 2A/RT का मान B से ज़्यादा है तो गैस शीतलन प्रभाव प्रदर्शित करती है यदि उसे रुद्धोष्म परिस्थितियों में प्रसारित किया जाता है। इसे हम धनात्मक जूल थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। सेकंड परिस्थिति है, यदि 2A/RT का मान B से कम है तो म्यू जे टी ऋणात्मक होगा, और अगर ये ऋणात्मक है तो इस प्रकृति की गैसें रुद्धोष्म प्रक्रम में तापन दर्शाती है, अर्थात ऋणात्मक जूल थॉम्सन प्रभाव प्रदर्शित करती है। ऐसी गैसों को यदि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर सूक्ष्म छिद्र से प्रसारित किया जाए तो वे तापन प्रभाव प्रदर्शित करती है, न कि शीतलन प्रभाव। ठीक है। तृतीय परिस्थितियां हैं 2A/RT इक्वल टू B, अर्थात 2A/RT का मान B के बराबर है तो जूल थॉम्सन गुणांक 0 होगा, अर्थात गैसें न तो शीतलन न ही तापन प्रभाव प्रदर्शित करती। आदर्श गैसें यह व्यवहार दर्शाती है, इसे 0 जूल थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। अर्थात 3 प्रकार की गैसें हैं। स्थिर पहली परिस्थिति में धनात्मक जूल थॉम्सन प्रभाव, अर्थात गैस उच्च दाब से निम्न दाब की ओर रुद्धोष्म परिस्थितियों में सूक्ष्म छिद्र से प्रसारित की जाए तो
शीतलन दर्शाती है। जैसे टायर, ट्यूब, फुटबॉल में भरी हुई सामान्य गैस या नाइट्रोजन को यदि सूक्ष्म छिद्र से बाहर निकाला जाता है तो ये शीतलन प्रभाव दर्शाती है, अर्थात प्रथम प्रकृति या धनात्मक जूल थॉम्सन प्रभाव दर्शाती है। सेकंड में हाइड्रोजन और हीलियम को यदि उच्च दाब पर टायर या फुटबॉल में भरा गया है, जैसा कि एरोप्लेन्स के टायरों के अंदर हीलियम गैस भरी जाती है, अगर उस हीलियम गैस को हम सामान्य ताप की परिस्थितियों में बाहर निकालते हैं तो वह गैस प्रसारित होने पर तापन प्रभाव उत्पन्न करती है। तो जिस तरीके से सामान्य वायु ट्यूब से बाहर निकालने पर शीतलन दर्शाती है, एरोप्लेन में भरी हुई हीलियम बाहर निकालने पर तापन प्रभाव प्रदर्शित करती है। बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरी परिस्थिति ये वास्तविक गैसों पर लागू नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक निश्चित परिस्थितियों में आदर्श गैस अगर है तो वह स्वतंत्र रूप से प्रसारित की जाने पर न तो तापन और न ही शीतलन प्रभाव प्रदर्शित करती है। आज की क्लास में हम यहीं तक लेते हैं और उसके बाद में व्युत्क्रम ताप और एक दो टॉपिक और हैं, इसको मिला करके हम ये चैप्टर अगली 2 क्लासेज में कंप्लीट कर लेंगे।